ऐसा होता है ना कि हम जब किसी दुकान पे जाते हैं तो वो दुकानदार हमसे ये बोलता है कि भाई अगर आपको इस चीज़ का बिल चाहिए तो फिर अलग से जीएसटी पे करना पड़ेगा। और हम सब लोग यही सोच में पड़ जाते हैं कि यार बिल ले या नहीं ले, क्योंकि अगर आप बिल लेते हो तो फिर अलग से जीएसटी पे करना पड़ेगा। आई एम श्योर हम सभी ने कभी ना कभी ये सिचुएशन जरूर फेस करी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से की जाती है जीएसटी की चोरी एंड गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस पूरे स्कैम को रोकने के लिए, बंद करने के लिए। अब ये एक दुकानदार है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, जब भी इनसे कोई माइक्रोवेव ओवन खरीदने आता है तो ये उनको बोलते हैं कि भाई साहब अगर बिना बिल के चाहिए तो 10,000 रुपए का है, और अगर बिल के साथ चाहिए तो फिर 12,000 का पड़ेगा। यानी कि लेटेस्ट से 20% का जीएसटी लगता है माइक्रोवेव ओवन पे। तो जो कंज्यूमर होता है वो भी सोच में पड़ जाता है। अब वो ये सोचता है कि यार 10,000 का मिल तो रहा है, खामखा जीएसटी के चक्कर में 12,000 का पड़ जाएगा। और वो कंज्यूमर जो होता है उसको तो भाई अपने घर पे यूज करना है, ट्रस्टेड दुकान वाला है भाई, 10,000 का खरीद लेते हैं, बिल का क्या करेंगे। और कमाल की बात बताऊं क्या है कि जो 10,000 की जो वैल्यू है ना उसमें ऑलरेडी जीएसटी मिला हुआ होता है। सो डिस्करेज करने के लिए कि कंज्यूमर बिल ना ले, वो बंदा क्या बोलता है कि भाई इसके ऊपर अभी जीएसटी और लगेगा, जबकि असली में उसमें ऑलरेडी लग चुका होता है। तो जीएसटी उसमें कितना था, 8,333 तो हो गई उसकी वैल्यू, एंड रिमेनिंग पोर्शन जो है वो उसमें जीएसटी था। बट सर एक बात बताओ, ये बंदा बिल क्यों नहीं इशू करना चाहता? तो रुको जरा, सबर करो। अब जब कंज्यूमर चला जाता है ना जब दुकान से, तब ये बंदा क्या करता है, ये बिल बनाता है, ये बिल इशू करता है, वही 10,000 का करता है बिकॉज उसमें जीएसटी ऑलरेडी मिला हुआ था। बट कंज्यूमर का नाम नहीं लिखता, बिल बनाता है और अपने पास ही रख लेता है। तो सर बिल नहीं बना रहा था ये तो समझ आ रहा था, बट बिल बना रहा है, इशू नहीं कर रहा, अपने पास ही रख रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये? तो रुको जरा, सबर करो। अब आया हमारी कहानी का दूसरा किरदार। ये बहुत परेशान है, अपना खुद का बिजनेस है, बहुत सारे एम्प्लॉइज भी हैं, बट बहुत ज्यादा परेशान है। एंड क्यों है ये इतना दुखी? तो बात ऐसी है, इसकी जो जीएसटी लायबिलिटी निकल के आती है ना, जो इसको पे करनी है, वो काफी ज्यादा आ रही है। तो जीएसटी लायबिलिटी क्या होती है? जो आप आउटपुट जीएसटी चार्ज करते हो कंज्यूमर से, माइनस कर देते हो जो आपका इनपुट टैक्स होता है जिसका आप क्रेडिट लेते हो, एंड बैलेंस जो बचता है उतना आपको लायबिलिटी में पे करना होता है। तो आउटपुट जीएसटी जो चार्ज करते हैं वो है 6 लाख का, इनपुट टैक्स दिया 2 लाख का, और 4 लाख की जीएसटी लायबिलिटी है। अब ये बंदा सोच रहा है कि यार कुछ हेरा फेरी करी जाए यार, 4 लाख रुपए कौन देगा जीएसटी लायबिलिटी में? तो जीएसटी लायबिलिटी कम करने का तरीका क्या है? भाई सीधी सी बात है, आउटपुट जीएसटी को तो आप ज्यादा हाथ लगा नहीं सकते, बचा क्या आपके पास? इनपुट टैक्स। तो अगर इनपुट टैक्स को मैं बढ़ा दूं किसी तरीके से तो नेचुरली मेरी जो जीएसटी लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि भैया इनपुट टैक्स बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि जेन्युइन तो 2 लाख है बट आपको तो बढ़ाना है। ये बंदा ये सोच रहा है कि यार मैं किसी तरीके से ना फेक इनपुट गुड्स सर्विसेज ये क्लेम कर लूं, फेक बिल्स ले आऊं, इससे क्या होगा कि मैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा। तो यानी जिंदगी में फिर क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। तो ये भाई अब निकल गए हैं तलाश में किसी ऐसे इंसान की जो इन्हें फेक बिल्स लाके दे दे। और फाइनली हमारे दोनों किरदार यहाँ पे आके मिल जाते हैं। तो ये जो हमारा किरदार है राजू, ये शॉपकीपर को सारी कहानी बताता है। तो फाइनली दोनों के बीच में एक सेटिंग हो जाती है जहाँ पे दुकानदार उसे ये बताता है कि भाई मेरे पास बहुत सारे बिल्स पड़े हैं एक्चुअली में, एंड उन बिल्स में जीएसटी का अमाउंट भी एक्चुअली मेंशन्ड है, तो मैं वो तुमको लाके दे देता हूँ। तो राजू उसे बताता है और मैं क्या करूंगा बदले में, मैं इतने अमाउंट का चेक से तेरे को पेमेंट कर दूंगा और तू अपने बैंक से उस पेमेंट को निकाल के वापस मेरे को कैश में दे दियो। तो इस दुकानदार ने क्या करा, इसने जाके वो जितने भी बिल्स इसके पास पड़े थे जो उसने कंज्यूमर्स को इशू नहीं करे थे, उन सब के ऊपर राजू की कंपनी का नाम लिख दिया और ऐसा शो करा कि वो सारे के सारे माइक्रोवेव जो हैं ओवन, वो सारे इसने राजू को ही सप्लाई करे हैं। तो इसी डिस्कस्ड प्लान के मुताबिक दुकानदार सारे बिल्स लेके पहुंच गया हमारे राजू के पास। और राजू के मन में ये था कि भाई मैं ये सारे जो माइक्रोवेव ओवन्स हैं ये मैं एज परफॉर्मेंस इंसेंटिव मैं दिखा दूंगा कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को दिए हैं, क्योंकि अगर आप गिफ्ट देते हो अपने एम्प्लॉय को तो भाई उसके ऊपर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं क्लेम कर सकते, वो तो ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है।
बट अगर आप एज परफॉर्मेंस इंसेंटिव उसे शो कर देते हो तो फिर उसका ITC अलाउ हो जाता है। तो ये थी राजू की प्लानिंग। अब बाहर से ये जो पूरा सिनेरियो है जो इन दोनों ने क्रिएट किया है, GST डिपार्टमेंट को क्या दिख रहा है? तो जो शॉपकीपर है उसने इतने माइक्रोवेव अवन्स जो है वो राजू की कंपनी को सप्लाई करे और बदले में चेक से पेमेंट हो गया। तो भाई हमारा GST डिपार्टमेंट भी खुश, और जो शॉपकीपर था उसने GST भी जमा करा दिया डिपार्टमेंट को। तो सर एक मिनट सर, ये जो GST जमा कराया है उसने, सर ये अपनी जेब से कराया है? क्योंकि जितना पैसा राजू ने दिया था चेक से उतना तो वापस उसने कैश में उसको दे दिया। तो फिर ये गवर्नमेंट को कौन सा GST जमा कराया है? अपनी जेब से जमा करा दिया। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? यानी जो वो 10,000 रुपए उसने कंज्यूमर से लिए थे ये बोल के कि विदाउट GST 10,000 है, बट जिसमें एक्चुअली GST मिला हुआ था, तो वो GST कंपोनेंट अब उसने जाके जमा करा दिया और GST डिपार्टमेंट में ये दिखाया कि जो उसने माइक्रोवेव अवन्स राजू की कंपनी को सप्लाई करे थे कि उसका GST है। तो यहाँ पे दुकानदार ने क्या गड़बड़ करी कि जो एक्चुअली जो कंज्यूमर था उसे बिल नहीं इशू करा, बट वो जो बिल है वो किसी और के नाम पे इशू कर दिया और हेल्प कर रहा है उसको फेक ITC क्लेम करने में। अब ये दुकानदार खुश हो गया। क्यों? क्योंकि भाई GST भी जमा करा दिया, कोई टेंशन नहीं है। वहां कंज्यूमर्स भी खुश कि चलो भैया 10,000 में मिल गया। और ये सारी हेरा फेरी जो ये कर रहा है भाई, इसके लिए बदले में पैसे भी तो लेगा, कुछ कमीशन भी तो लेगा ब्लैक में। सिर्फ ऑन पेपर ये दिखाया जा रहा है कि गुड्स की मूवमेंट हुई है शॉपकीपर से लेके राजू की कंपनी तक, बट असली में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, असली में कुछ नहीं हो रहा है। अब समझ आया कि क्यों वो अपने पास बिल रख रहा था, इशू करता था बट अपनी ही जेब में रखे रहता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसे आगे जाके राजू जैसे लोग मिल जाएंगे। अब राजू को यहाँ पे 2 फायदे हो गए। पहला फायदा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई GST लायबिलिटी इसकी कम हो गई। तो मान लो इसने अपनी फाइनल जो परचेजेस हैं वो 10 लाख से बढ़ाई और उसके ऊपर 20% का GST था, तो यानी कि 2 लाख से इसकी GST लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो जहां पे ये बंदा पहले 4 लाख दे रहा था, अब वहां पे सिर्फ 2 लाख ही देगा, तो 2 लाख तो ये वहां बचा गया। दूसरा फायदा वो मिला इसे इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में ये बंदा अपना खर्चा दिखा देगा परफॉर्मेंस इंसेंटिव के नाम पे, तो वहां पे इसकी इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम हो गई मतलब टैक्स कम हो गया। और मान लेते हैं कि इसके ऊपर 30% का रेट लग रहा है, तो भाई 10 लाख से जो इसने अपना प्रॉफिट कम किया उस पे 30% का टैक्स भी तो बचाएगा, यानी कि 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए बचाए भाई ने इनकम टैक्स एक्ट में, और GST में बचाए 2 लाख रुपए। हिस्सा बराबर याद रखते हो। और ये सारी हेरा फेरी में कुछ कमीशन भी गया था, मान लो 1 लाख रुपए का, तो वो माइनस कर देते हैं। तो भाई ने ये सारी हेरा फेरी करके कम से कम 4 लाख रुपए बचा लिए। और कहानी के एंड में हमारे तीनों किरदार, राजू, दुकानदार और GST डिपार्टमेंट, तीनों खुश। GST डिपार्टमेंट क्यों खुश है? क्योंकि उसे तो लगता है कि जेन्युइनली गुड्स सप्लाई करे गए ना, जेन्युइनली मूवमेंट हुआ है गुड्स का, और उसको उसके ऊपर GST भी मिला है, तो GST डिपार्टमेंट खुश बैठा है। ये दुकानदार भाई साहब अपनी कमीशन लेके खुश हैं, और राजू ने तो इतना पैसा बचा लिया कि भाई इसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं। इसी प्रैक्टिस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ई-वे बिल। इस ई-वे बिल का पर्पस ये था कि भाई हम एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रैक कर सकें। अब जैसे मैंने अभी आपको पूरा सिनेरियो बताया, भाई ऑन पेपर हो रहा है सब कुछ, बट एक्चुअल में गुड्स का कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो ई-वे बिल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। और वे का मतलब होता है वे प्रोटीन नहीं, वे मतलब रास्ता। तो रास्ते के लिए जो बिल होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। तो अब जब भी गुड्स का मूवमेंट होगा, गुड्स जब भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाएंगे, तो भाई साथ में ड्राइवर के पास हमेशा एक ई-वे बिल होना चाहिए, जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्स का सप्लायर कौन है, ट्रांसपोर्टर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, यानी कि किसके पास ये गुड्स जा रहे हैं और इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अब से जब भी दुकानदार अपने गुड्स सप्लाई करता है तो उसको साथ में ई-वे बिल इशू करना पड़ता है रास्ते के लिए। पर छोटे मोटे सामान के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे अगर आपकी जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू अगर अप टू 50,000 ही है, इन दैट केस ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर 50,000 से ऊपर है तो फिर साथ में ई-वे बिल का होना मस्ट होता है। तो मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी उसमें भाई इतने लाखों का सामान ट्रांसफर हुआ था, तो अगर ई-वे बिल का कॉन्सेप्ट होता तो भाई फिर आप इस तरीके से हेरा फेरी नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में तो गुड्स की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई थी ना। अब इतने सारे माइक्रोवेव ओवन आपने कैसे ट्रांसपोर्ट करे? तो उसके प्रूफ के लिए आपको ई-वे बिल शो करना पड़ता। तो ई-वे बिल के आने के बाद इस चीज को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर जेन्युइन सप्लाई भी है
तो भी अब मैंडेटरी हो गया है कि भाई अगर मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, इन दैट केस आपको साथ में ई वे बिल लगाना पड़ता है। एंड आई थिंक आपने कभी रोड पे ये नोटिस भी करा होगा कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स साइड में ट्रक्स, टेम्पूज वगैरह को रोक के कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे होते हैं। तो वो एक्चुअली में यही देख रहे होते हैं कि जो गुड्स वो ले जा रहा है वो किसके हैं और किसके पास ले जा रहा है। सो आई होप आपको इस कहानी के थ्रू ये सारा कुछ समझ आया होगा कि क्यों ई वे बिल का आना बहुत जरूरी था। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।